नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 5 करेंगे जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं। और ये चैप्टर क्लास 12th की ज्योग्राफी बुक की वर्ल्ड वाली बुक का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। और इससे पहले हमने क्लास 12th की ज्योग्राफी बुक के 4 चैप्टर पूरे कर लिए हैं। जिस भी किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आ रहे आई डिस्क्रिप्शन बटन का प्रयोग करके वो पुरानी वीडियो देख सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर की जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं। तो प्राथमिक क्रियाओं के बारे में मैं बता दूं, प्राथमिक क्रिया एक आर्थिक क्रिया होती है। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होगा आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। तो बहुत आसान है, व्यक्ति का वह कार्य या फिर कहें व्यक्ति कोई भी ऐसा काम करता है जिससे काम करने से उसे आय मिलती हो, वह उसकी आर्थिक क्रिया कहलाती है। अर्थात जिन कारणों से मनुष्य को आय मिलती हो वह उसकी आर्थिक क्रिया कहलाती है। जैसे एक डॉक्टर किसी का इलाज करता है, उसके बदले उसे पैसा मिलता है, तो वह उसकी आर्थिक क्रिया है। तो ये हो जाती है आर्थिक क्रिया। इसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। आर्थिक क्रियाओं को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं। तो आर्थिक क्रियाओं को मोटे तौर पर हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। और तृतीय के अंदर 2 क्रियाएं और भी शामिल हैं, चतुर्थ और पंचम। इनके बारे में हम बात करेंगे तृतीय क्रियाकलापों के अंदर ही। ठीक है, तो पहले हम प्राथमिक क्रियाओं की बात कर लेते हैं। प्राथमिक क्रियाएं कौन सी होती है? वह क्रियाएं जो मनुष्य को प्राकृतिक अवस्था से जुड़ी होती हैं, जिसमें मनुष्य प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करता है, वह उसकी प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि आखेट यानी शिकार करना। शिकार के अंदर भी वह किस चीज का शिकार करता है? प्राथमिक वस्तुओं का, चाहे वो कोई जानवर हो जंगली या कोई भी चीजें हो। भोजन संग्रहण, भोजन संग्रहण भी वनस्पति से करता है। प्राकृतिक वस्तुओं का पशुपालन और मछली पकड़ना, ये सब क्या चीजें हैं? ये सब प्राकृतिक चीजें हैं, यानी इनका प्रयोग करके कोई व्यक्ति किसी चीज का उत्पादन करता है और उससे आय प्राप्त करता है, तो वो कहलाती है प्राथमिक क्रियाएं। आगे हम बात करें द्वितीय क्रियाएं। द्वितीय क्रियाएं क्या होती है? जिसमें प्राथमिक वस्तुओं का यानी प्रथम क्रियाओं से प्राप्त जो वस्तुएं होती हैं उनका प्रयोग करके कोई नई वस्तु बना देते हैं, हम उनको कहते हैं द्वितीय क्रियाएं। जैसे पशुओं से यानी भेड़ से ऊन लेकर के उससे कपड़ा बना दिया, तो इस प्रकार से वो द्वितीय क्रियाकलाप हो गई। या फिर हमने एक फसल उगाई कपास की, कपास से कपड़ा बना दिया, जूट से कपड़ा बना दिया, तो वो हमारी क्या कहलाई? द्वितीय क्रियाकलाप। तृतीय क्रियाकलाप क्या होती है? तृतीय क्रियाकलाप के अंदर किसी नई वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, यानी कोई नई वस्तु बनती नहीं है। इसके अंदर सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है, सेवाओं को दिया जाता है। जैसे एक डॉक्टर है, जब किसी का इलाज करता है तो अलग से कोई चीज निर्मित नहीं होती है। जैसे खेती करने के बाद गेहूं उग जाता है, नई चीज गेहूं मिली, ऐसे ही गेहूं से ब्रेड बना देते हैं उद्योगों के बाद, द्वितीय क्रियाकलाप में ब्रेड मिल जाती है, नई चीज बन जाती है। लेकिन तृतीय क्रियाकलापों के अंदर कोई नई चीज का निर्माण नहीं होता है, नई वस्तु का निर्माण नहीं होता है। इसमें केवल और केवल सेवाओं का सेक्टर शामिल होता है, जिसमें डॉक्टर, वकील, अध्यापक, ये चीजें शामिल होती हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप क्या होती है? चतुर्थ क्रियाकलाप भी जो है तृतीय क्रियाकलाप का ही एक भाग है। यानी चतुर्थ क्रियाकलाप में क्या होता है कि इसके अंदर उच्च कौशल ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, यानी उच्च कौशल ज्ञान से संबंधित जो भी सेवा का सेक्टर है, यानी ऐसा कोई भी कार्य जिसके अंदर बहुत ज्यादा तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, सेवाएं दी जाती हैं, जैसे आपने कॉल सेंटर वगैरह देखे होंगे, तो वो क्या कहलाते हैं? वो चतुर्थ क्रियाकलापों में शामिल होती है। एक होती है पंचम क्रियाकलाप। पंचम क्रियाकलाप क्या होती है? इसमें उच्चतम तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, तकनीकी कौशल की आवश्यकता पड़ती है। देखो, चतुर्थ में उच्च और पंचम में उच्चतम, ये याद रखना है आपको। तो इसके अंदर जो खोज करते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, वो सब पंचम क्रियाकलापों में शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से हम 5 आर्थिक क्रियाओं की बात करते हैं, जबकि मुख्य तौर पर 3 है, बाकी की 2 वो सेवा सेक्टर का ही भाग है ना। चतुर्थ भी सेवाओं का ही भाग है, पंचम भी सेवाओं का ही भाग है, तो मुख्य तौर पर 3 है। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक है लाल कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं। तो लाल कॉलर श्रमिक वह श्रमिक होते हैं जिनका कार्य क्षेत्र यानी ऑफिस, जिनका कार्य क्षेत्र घर के बाहर होता है और जो कृषि से जुड़े हुए होते हैं बेटा, उनको कहते हैं हम लाल कॉलर श्रमिक। जैसे आपने देखा होगा कि कभी भी पशुपालन हो या
मत्स्य पालन हो या खेती हो, वो कभी घर के अंदर नहीं की जाती, उसके लिए घर से बाहर ही जाना पड़ता है। यानी ऐसे कार्य जिनका ऑफिस या कार्य क्षेत्र घर से बाहर हो, वो लाल कलर श्रमिकों की श्रेणी में शामिल होते हैं। तो आगे चलते हैं। प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं? पहले भी मैं बता चुका हूं ऊपर, फिर बता देता हूं प्राथमिक क्रियाएं क्या हैं। प्राथमिक क्रियाएं वह क्रियाएं जिसमें मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर होता है, यानी नेचर से प्राप्त वस्तुओं का प्रयोग करके वो किसी चीज का उत्पादन करता है अपने जीवन निर्वाह के लिए, जैसे कृषि, पशुपालन और खनन। ये क्या है? प्राथमिक क्रिया है वह जिससे मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से निर्भर होता है, वो प्राथमिक क्रियाएं होती हैं जिससे वो आय प्राप्त करता है। अगला टॉपिक है, हम पढ़ते हैं इसके बारे में। हाँ, आखेट और भोजन संग्रहण क्या है और इसकी विशेषताएं बताइए। तो मैं आखेट को बता दूं, आखेट का अर्थ होता है शिकार करना। तो शिकार क्या है और भोजन संग्रहण क्या है? तो मैं यहां पर बता दूं कि प्राचीन समय में लोग आखेट और भोजन संग्रहण, प्राचीन समय में वह लोग आर्थिक क्रिया के रूप में किया करते थे, यानी आर्थिक रूप में इसको प्रयोग किया करते थे, जिससे मनुष्य अपने जीवन निर्वाह किया करता था। यानी वो जब शिकार किया करते थे केवल पेट पालने के लिए ही उसको मारा करते थे या फिर शिकार किया करते थे जीवन निर्वाह के लिए, और अपने आसपास का जो वातावरण हुआ करता था लोगों का, तो वह आखेट और भोजन संग्रहण लोगों के आसपास के वातावरण पर निर्भर रहता था। और पशुओं का इसमें शिकार किया जाता था और अपने आसपास के जंगलों से खाने योग्य वस्तुएं, कंदमूल आदि इकट्ठियां की जाती थी, तो वो कहलाता था आखेट या भोजन संग्रहण। इनकी विशेषताएं क्या है तो मैं बता दूं, आखेट के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, यानी छोटे मोटे साधनों के आधार पर ही हम इसको आखेट शुरू कर देते हैं। निम्न तकनीकी ज्ञान की कोई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए हमें। इसके बाद प्रति व्यक्ति उत्पादकता बहुत कम होती है, एक व्यक्ति शिकार करने जाएगा थोड़ी ना वो 500 हिरन वहिरन मार के ले आएगा, तो यानी बहुत कम उत्पादकता होती है। और भोजन संग्रहण में वर्तमान में 3 रूप हैं। भोजन संग्रहण के वर्तमान में 3 रूप है बच्चों। एक जो है वो है जीविका उपार्जन के लिए किया जाता है आखेट या भोजन संग्रहण, एक व्यापार के लिए किया जाता है, तीसरा संगठित संग्रहण, यानी इसको भविष्य के लिए सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। तो ये 3 रूप हैं किसके, विशेषताएं हैं भोजन संग्रहण की और आखेट की। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा आई थिंक। आगे चलते हैं, इसको जानते हैं अगला। और इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है कि वर्तमान में भोजन संग्रहण विश्व के किन भागों में किया जा रहा है। तो यहां पर मैं बता दूं, वर्तमान समय में विश्व के अंदर 2 भागों में भोजन संग्रहण का काम किया जा रहा है। पहला भाग उच्च अक्षांशीय क्षेत्र और दूसरा भाग निम्न अक्षांशीय क्षेत्र। तो मैं यहां पर आपको बता देना चाहता हूं कि उच्च अक्षांशीय क्षेत्र कौन से होते हैं। ये है हमारा अक्षांश रेखाएं और ये है हमारी कर्क रेखा, ये मकर रेखा। तो इसके जो बीच का इलाका है बच्चों वो कहलाता है हमारा निम्न अक्षांशीय क्षेत्र। कई बार हम इसे उष्णकटिबंधीय इलाकों के नाम से भी जानते हैं। और इसके ऊपर ये हमारे उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है। तो यहां पर कह रहा है कि निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में कहां पर, अमेज़न। अमेज़न आपको पता है ब्राजील के पास है, इसके बाद अमेज़न की बेसिन, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी यही है। इसके बाद जो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है वो कहां है, कनाडा यहां है, देखिए आप। यूरेशिया ये यूरोप और एशिया का ऊपर वाला भाग, उत्तरी यूरेशिया। तो इधर आज भी भोजन संग्रहण का काम किया जा रहा है। तो ये समझ में आया होगा आपको कहां किया जा रहा है। अब वर्तमान में जो भोजन संग्रहण है बच्चों वो किस में बदल गया है, व्यापारिक क्रिया में बदल गया। यानी अब लोग खाने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए भोजन संग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि आर्थिक क्रिया के रूप में, व्यापारिक क्रिया के रूप में भोजन संग्रहण का कार्य को वो कर रहे हैं। तो ये था एक। आगे चलते हैं। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, च्युइंगम जो होती है, च्युइंगम जिसको हम खाते हैं, च्युइंगम का जो शेष भाग है जिसमें से हम चबाने के बाद जो बच जाता है, तो वो क्या कहलाता है और वो किस पेड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। तो पहले च्युइंगम के शेष भाग को हम चिकल कहते हैं बेटा, और यह जटोपा नाम का जो वृक्ष होता है उसके दूध से बनता है। याद रखना है च्युइंगम के बारे में ये सारा का सारा। आगे हम बात करें तो पशुपालन से आप क्या समझते हैं, बहुत आसान है। तो पशुपालन आपको पता ही है कि पशुओं का जो व्यवसाय के लिए पालना, पशुओं को व्यवसाय के लिए पालना पशुपालन कहलाता है। और ये जो पशुपालन होता है बच्चों, ये जलवायु की दशाओं पर निर्भर करता है। यानी किसी क्षेत्र की जलवायु किस प्रकार की है, उस क्षेत्र की भौतिक संरचना के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे सूखे इलाकों के अंदर आपको पता है कि मरुस्थलीय ऊंट पाए जाएंगे, पहाड़ी इलाकों में याक पाए जाएंगे, या फिर मैदानी क्षेत्रों में घोड़े, गाय, बैल पाए जाएंगे। तो मतलब ये जलवायु के ऊपर और जलवायु के साथ साथ भौतिक दशाओं के ऊपर भी निर्भर करता है
पशुपालन। बाकी पशुपालन क्या है? पशुपालन क्या है? एक व्यवसाय है जिसमें पशुओं को पाला जाता है आर्थिक क्रिया के रूप में। आगे पूछ ले, बताइए पशुपालन के कितने प्रकार होते हैं? तो आप इसको आसानी से बता देना। पशुपालन के 2 प्रकार होते हैं, हम उनकी बात करेंगे आज। तो पशुपालन के 2 प्रकार और उनकी हम उन दोनों में अंतर स्पष्ट करते हैं। तो पहला पशुपालन जो होता है वो होता है चलवासी पशुपालन। दूसरा वाणिज्य पशुपालन। चलवासी पशुपालन क्या होता है? चलवासी पशुपालन होता है जिसमें जो किसान होते हैं या पशुपालक होते हैं वो किसी विशेष मौसम में पशुओं को जो है अपने साथ रखते हैं, और जहां पर चारे के रूप में पर्याप्त मात्रा में वनस्पति मौजूद होती है वह वहां चले जाते हैं और वहां पर जो है अपने पशुओं को रखते हैं और वहीं पर अपने पशुओं के ऊपर वह जीवित रहते हैं। और वाणिज्य पशुपालन उल्टा होता है। वाणिज्य पशुपालन के लिए एक विशेष प्रकार का पूरा वातावरण तैयार किया जाता है, जहां पर बड़े बड़े फार्म होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, बहुत पैसा चाहिए होता है, इसके अंदर बहुत तरीके के पशु पाले जाते हैं। लेकिन चलवासी पशुपालन में क्या है? कोई एक निश्चित पशुपालन ही होता है। मतलब चलवासी में तो होते हैं कई तरीके के, लेकिन वाणिज्य पशुपालन में एक विशेष प्रकार के पशु ही पाले जाते हैं जिसकी मार्केट में मांग होती है। तो इन दोनों में विशेष अंतर है, मैं इसको एक बार आपको क्लियर कर देता हूं। तो पहला जो है वो अंतर क्या है? चलवासी पशुचालक जो है चारे की तलाश में और जल की तलाश में घूमते रहते हैं, लेकिन ये क्या है? वाणिज्य पशुपालन जो है बड़े बड़े फार्म होते हैं और यहाँ पर चारा जो है व्यवस्थित किया जाता है, स्थानीय बाजारों से ला करके दिया जाता है वाणिज्य पशुपालन में। तो अगला जो टॉपिक है, अगला पॉइंट जो है वो ये है कि चलवासी जो पशुपालक होते हैं वो कई प्रकार के पशु रखते हैं, यानी गाय भी, बकरी भी, ऊंट भी रख लेते हैं। लेकिन वाणिज्य पशुपालक जो है ऐसे पशुओं को पालते हैं जिनकी बाजार में अत्यधिक मांग होती है, जिनका व्यापार बहुत ज्यादा होता है। वहीं तीसरी बात करें तो पशुपालक जो होते हैं चलवासी, वो विशेष ध्यान नहीं रखते हैं पशुओं का। वो अपनी प्राकृतिक, जो चलवासी पशुपालक होते हैं उनके जो पशु होते हैं वो प्राकृतिक अवस्था में पलते हैं, वो अपने आप नेचुरल तरीके से बड़े होते हैं। लेकिन जो वाणिज्य पशुपालक होते हैं और वो अपने जो पशु हैं उनके लिए विशेष प्रकार की वैज्ञानिक पद्धति अपनाते हैं। देखा होगा, छोटा सा मुर्गी के बच्चे के एक इंजेक्शन लगा देते हैं, वो रातों रात जो चूजे से वो बड़ा एक मुर्गा बन जाता है। और ऐसे ही विभिन्न प्रकार के जीवों के साथ तरह तरह के वैज्ञानिक प्रयोग करके वह उनको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें इसके अंदर, तो पशुपालक जो होते हैं चलवासी पशुपालक, इसमें पूंजी के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, पूंजी से इन्हें कोई लेना देना नहीं होता। जबकि वाणिज्य पशुपालक जो होते हैं वो पूरा का पूरा व्यवस्थित रूप से पूंजी प्रधान पर आधारित पैसों के लिए ही वो किया जाता है। इसमें जो चलवासी पशुचालक होते हैं वो चारे के लिए फसल नहीं उगाते हैं, और जो वाणिज्य पशुपालक होते हैं वो चारे के लिए विशेष प्रकार की फसलें उगाते हैं अपने जीवों के लिए। तो इस तरीके से यह अंतर है इनमें। इसके बाद यह काम जो है प्राचीन निर्वाह व्यवसाय के रूप में किया जाता था। इसमें भोजन, वस्त्र और यातायात के लिए पशुओं पर निर्भर रहते थे। लेकिन यहां पर किसके लिए निर्भर रहते हैं? दूध के लिए, मांस के लिए, ऊन के लिए। ठीक है, यानी यहां पर व्यवसाय करते हैं, यहां पर पशुओं से जीवन निर्वाह किया करते थे। तो आपको याद रखना है इसको। अगला आगे बात करते हैं, तो सातवां जो है वो है, यह पूरी दुनिया तक सीमित, मतलब पूरी दुनिया तक ही सीमित के कुछ भागों में ही सीमित है। यानी पूरी दुनिया में घूमोगे तब जाकर कुछ भागों के अंदर चलवासी पशुचरण पाया जाता है। जैसे उत्तरी अफ्रीका का अटलांटिक तट से प्रायद्वीपीय तट तक मिलता है, मंगोलिया में, मध्य चीन में, इसके बाद यूरोप और कुछ एशिया के टुंड्रा प्रदेशों में, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर में ये अभी जीवित है। जबकि ये वाला है यानी वाणिज्य पशुपालन, यह मुख्य तौर पर नई तरीके की एक व्यापारिक क्रिया है जो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और यूएसए में फल फूल रही है। तो ये मुख्य अंतर था वाणिज्य पशुपालन और जो है चरवासी पशुपालन के अंदर। तो आप इसको समझे होंगे। अगला टॉपिक देखते हैं, ऋतु प्रवास किसे कहते हैं। तो ऋतु प्रवास के बारे में बहुत आसान है, इसको समझना, इसके नाम से ही पता चल जाता है कि जब किसान सर्दियों के मौसम में, याद रखिए ये है पहाड़ इलाका है, ये पहाड़ी इलाका है, सर्दियों के मौसम में जो होता है ऊपर ज्यादा सर्दियां होती हैं, तो जो पशुपालक होते हैं वो चरगाहे के लिए और अनुकूल वातावरण के लिए पहाड़ी क्षेत्रों से जब मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं
और गर्मियों में उल्टा मैदानी क्षेत्रों से अच्छी चारे के लिए या जलवायु के लिए ऊपर दोबारा चले जाएं, यानी ऋतु प्रवास करें, यही ऋतु प्रवास कहलाता है। यानी चलवासी पशु चालक या पालक गर्मियों में मैदानी भागों में से कहां चले जाते हैं, पर्वतीय भागों में, यानी नीचे से ऊपर चले जाते हैं। वहीं उल्टा करते हैं सर्दियों में यहां ज्यादा सर्दी हो जाती है तो ऊपर से नीचे आ जाते हैं। तो यही है चलवासी पशु चालक या ऋतु प्रवास। आगे हम बात करते हैं तो कृषि से आप क्या समझते हो, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कृषि से आप क्या समझते हो? तो बेटा कृषि जो शब्द है, कृषि का जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ है जोतना। जोतना अर्थात जमीन की खुदाई करके उसके अंदर बीज डालकर महत्वपूर्ण या अन्य खाद्य वस्तुओं का उत्पादन करना कृषि कहलाता है। आसान था। यानी कृषि क्या है कि कृषि का शाब्दिक अर्थ है जोतना, जिसमें क्या किया जाता है, इसमें जमीन को खोद करके उसके अंदर बीज बो करके उपयोगी सामान का उत्पादन किया जाता है, इसको कहते हैं हम कृषि। आगे हम बात करें कृषि के बाद, तो जो कृषि है वो कृषि अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग समाजों में अलग अलग प्रकार से होती है, तो ये बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है। तो हम बात करते हैं सामाजिक, आर्थिक, भौतिक कारक इसको प्रभावित करते हैं। इसके कारण कृषि की विभिन्न प्रणालियां हैं, यानी अब विभिन्न प्रणालियों के बारे में बात करेंगे, कृषि की कितनी प्रणालियां हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनकी। सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि की प्रणालियां। तो निर्वाह कृषि होती है, रोपण कृषि होती है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि। यानी हमें 6 प्रकार की कृषियों के प्रणालियों के बारे में जानना है। सबसे पहले हम बात करते हैं हम निर्वाह कृषि के बारे में। तो निर्वाह कृषि की शुरुआत करते हैं। तो हाँ, निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताने। तो मैं बता देता हूँ, निर्वाह कृषि में स्थानीय लोग या किसान के जो परिवार होते हैं बेटा, वो अपने खाने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए वो कृषि करते हैं, और जितना भी कृषि में उत्पाद पैदा होता है, चाहे गेहूं, कुछ भी चीज उन्होंने उत्पादित की है, उसको पूर्ण अपने प्रयोग में लाते हैं। ऐसी कृषि निर्वाह कृषि कहलाती है। और इसके 2 प्रकार होते हैं। इसके 2 प्रकार में पहला प्रकार है आदिकालीन निर्वाह कृषि, जिसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। फिर है गहन निर्वाह या गहन कृषि भी कहते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार हैं इसके, ये निर्वाह कृषि के प्रकार हैं, इनके बारे में जानेंगे। अब पूछेगा बताइए कि गहन निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हो, तो इसकी विशेषता। तो इसमें क्या कह रहा है कि गहन निर्वाह कृषि जो होती है बेटा, वो मानसून एशिया के घने बसे आबादी वाले इलाकों में की जाती है, और जिसमें खेत जो होते हैं बेटा बहुत छोटे आकार के होते हैं, यानी खाने के लिए चाहिए खुद के लिए, छोटे से परिवार के लिए, तो इनके जो आकार होता है खेतों का वो छोटा होता है, और इसमें जनसंख्या का दबाव, इस पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। छोटे खेतों पर जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक होता है। गहन कृषि को आप आसानी से समझ सकते हो कि ऐसे इलाकों में की जाएगी जहां पर जनसंख्या तो बहुत हो लेकिन क्षेत्रफल बहुत कम हो। और ऐसी कृषि कहां की जाती है, जहां पर जलवायु अनुकूल हो, मौसम यानी खेती के लिए। तो ऐसे इलाकों के अंदर छोटे से क्षेत्रफल से बहुत अधिक उपज ली जाती है, एक से अधिक बार उसमें खेती की जाती है। ऐसी खेती को हम गहन निर्वाह कृषि भी कहते हैं। ठीक है, और गहन निर्वाह कृषि के 2 प्रकार होते हैं, एक तो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और एक चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। तो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि के बारे में हम जान लेते हैं। तो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि में क्या होता है, जो खेतों का आकार होता है वो छोटा होता है। ठीक है, अन्य मशीनों की अपेक्षा श्रम की अधिक उपयोगिता होती है इसके अंदर, प्रति एकड़ उत्पादन अधिक होता है, जैविक खादों का प्रयोग किया जाता है, और मुख्य फसलों के रूप में चावल और गेहूं है। ठीक है, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, ये 2 प्रकार आपको याद रखने हैं आपको। ठीक है ना। आगे हम बात करें इसकी चावल प्रधान गहन निर्वाह, ये तो इसकी हो गई। आगे चलते हैं। अब चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि से क्या समझते हो, उसकी विशेषताएं। तो चावल प्रधान में क्या है कि यह गहन निर्वाह कृषि है जिसमें चावल प्रमुख फसल होती है। ठीक है, ये वाला गैर चावल निर्वाह कृषि थी। ठीक है, इसमें गेहूं भी है। इसमें खेतों का आकार छोटा होता है, मशीनों की अपेक्षा श्रम अधिक उपयोग किया जाता है। इसमें लोगों का यूज ज्यादा किया जाता है, लोगों का, क्योंकि चावल में आपने देखा होगा बोने के लिए मशीनें नहीं यूज की जाती, लोग ही इसको बोते हैं। प्रति एकड़ उत्पादन भी अधिक होता है, जैविक खाद, मुख्य फसल चावल। ठीक है, ये चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। और जो मैंने ऊपर बताई
वो थी चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। तो इस प्रकार से दोनों विशेषता आप इनकी पढ़ लेना। ये विशेषता किसकी है? ये गहन निर्वाह कृषि है, दो प्रकार की जो होती है। आगे हम बात करें, अगला टॉपिक है विस्तृत वाणिज्य व अनाज कृषि क्या है? विस्तृत वाणिज्य व अनाज कृषि। तो यहां पर मैं बता दूं, विस्तृत वाणिज्य व अनाज कृषि मशीनीकृत अनाज है, मतलब मशीनीकृत अनाज की कृषि, यानी मशीनों के द्वारा इसमें बहुत बड़े मात्रा में अनाज उगाया जाता है, यानी बड़ी तकनीकी ज्ञान का यूज किया जाता है, बड़ी बड़ी मशीनों का, ट्रैक्टर का, थ्रेशर मशीन का, इसके माध्यम से खेतों की जुताई की जाती है और बहुत बड़े लार्ज लेवल पर जो है उत्पादन प्राप्त किया जाता है। इसी को कहते हैं विस्तृत वाणिज्य, यानी बहुत बड़े लेवल पर व्यापारिक कृषि अनाज की, इसको कहते हैं, जिसमें मशीनों का बहुत यूज किया जाता है। और इसकी विशेषता बताने बच्चों, तो वो विशेषता क्या है कि खेतों का आकार बहुत बड़ा बड़ा होता है, प्रति व्यक्ति उत्पादन बहुत अधिक होता है। एक व्यक्ति थोड़ा सा अनाज डाल देता है तो बहुत सारा जो है मशीनों के माध्यम से बहुत ज्यादा उत्पादन वो ले लेता है। कृषकों की संख्या बहुत कम होती है, बेटा खेत बहुत बड़े बड़े होते हैं। किसान जो है, कुछ किसान ही इन क्षेत्रों में काम करते हैं और ऐसा अधिकतर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वेल्स वगैरह मतलब अफ्रीका वाले इलाकों में किया जाता है। इसके अंदर जो फसलें होती हैं, मतलब खाद, वो रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है, इसमें जैविक खादों का प्रयोग नहीं किया जाता। मुख्य फसलें हैं गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, ये चीजें इसमें उगाई जाती हैं। कहां कहां की जाती है? यूरेशिया, यूरेशिया के बारे में बता दिया मैंने। यूरोप के अंदर और एशिया के अंदर जो घास के मैदान है, या जिसे हम अनाज के मैदान भी कह सकते हैं, बेटा उन्हें याद रखना है, स्टेपीज, स्टेपीज कहते हैं, मैप के अंदर भी आ जाता है। इसके बाद उत्तरी अमेरिका के अंदर जो घास के मैदान है उनको प्रेरीज कहते हैं, अर्जेंटीना में पंपाज, दक्षिण अफ्रीका में वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और न्यूजीलैंड में कैटरबरी। आपको याद रखना है, ये मैप में अक्सर पेपर में यहां से क्वेश्चन आता है बेटा, इसको याद रखना है आपको, कहां पर किस नाम से घास के मैदानों को पुकारा जाता है। घास का मैदान का मतलब ये नहीं कि घास उगाई जाती है, घास का मैदान मतलब यहां पर अनाज के मैदान होते हैं उनको, ठीक है। अगला टॉपिक है, हाँ, गहन निर्वाह और वाणिज्य निर्वाह में अंतर बताना है आपको। तो गहन निर्वाह का अभी पता करके आए कि खेतों का आकार छोटा होता है, यहां बड़ा होता है, मशीनों का प्रयोग कम किया जाता है, यहाँ पे मशीनों का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है, जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर जैविक खादों का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है। तो आसान है इन दोनों में अंतर, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं इसको। और इसका उलट भी कह सकते हो कि यहाँ पे प्रमुख फसलें कौन सी है? गेहूं और चावल। यहाँ पर गेहूं भी है, चावल नहीं है, मक्का है, बाजरा, जई वगैरह वगैरह आदि, ठीक है। तो ये अंतर है बेटा, मुख्य तौर पर आपको पता होना चाहिए, गहन निर्वाह कृषि और वाणिज्य निर्वाह कृषि। तो यानी वाणिज्य के लिए जो की जाती है, व्यापार के लिए, जीने के लिए। अगला टॉपिक आप पूछ रहा है कि रोपण कृषि से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता बताइए। तो रोपण कृषि एक प्रकार की व्यापारिक कृषि होती है, यानी बेटा व्यापारिक कृषि मतलब ऐसी खेती, ऐसा प्रोडक्ट हम उसमें उगाते हैं जिसको हम यूज नहीं करते हैं, आई मीन घर के लिए यूज के लिए नहीं, केवल और केवल बाजार में बेचने के लिए उगाते हैं, वो कहलाती है व्यापारिक कृषि। अंतर्गत इसमें क्या 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 उगाया जाता है? चाय, चाय का भी आप मतलब कितनी चाहिए आपको यूज के लिए? थोड़ी सी चाहिए, है ना। तो लेकिन गेहूं को हम मान सकता हूं कि गेहूं जो है हम अपने घर के अंदर यूज कर सकते हैं, लेकिन चाय नहीं। कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केला, ये सब चीजें, और अनानास आगे, ये सब कैसी है? रोपित कृषि है। इनमें फसलें लगाई जाती हैं, मतलब पौधे लगाए जाते हैं और साथ में ये सारी की सारी बेचने के लिए यूज की जाती है। तो इसको कहते हैं हम रोपण कृषि, या रोपण कृषि कहते हैं और व्यापारिक कृषि भी कहते हैं इसे। इसकी विशेषताएं, खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है, अधिक मानव श्रम की अपेक्षा मतलब जरूरत पड़ती है, और इसमें जो काम करने वाली महिलाएं देखी होंगी चाय के बागानों में, टोकरी टांग लेती है पीछे, उनको ज्यादा पढ़ी लिखी होती नहीं है, तो छोटे मोटे पैसों में ही वो काम पर चले जाते हैं, तो सस्ता श्रम मिल जाता है इसके लिए। इसमें वैज्ञानिक विधियों का और उच्च तकनीकी प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। देखा होगा आपने, उनके खेत जो होते हैं बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से होते हैं, सीढ़ीनुमा खेत होते हैं। साथ में अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि निवेश क्यों करना पड़ता है? खेत बहुत बड़े बड़े होते हैं बेटा, उसके लिए बीज चाहिए, उसके लिए खाद चाहिए, उसके लिए बहुत सारी चीज, तो पैसा बहुत चाहिए।
और रोपण कृषि की शुरुआत सबसे पहले यूरोप में की गई थी। ठीक है, तो ये थी विशेषता रोपण कृषि की। रोपण कृषि अर्थात व्यापारिक कृषि जो बाजार में बेचने हेतु उगाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है मिश्रित कृषि किसे कहते हैं और इसकी विशेषता। तो मिश्रित कृषि का अभिप्राय बेटा खेती के साथ साथ, कृषि के साथ साथ पशुओं को भी पालना, यानी खेती के साथ साथ पशुपालन जो है मिश्रित कृषि कहलाता है। चलिए उसकी विशेषताओं को जान लेते हैं कि मिश्रित कृषि क्या है। तो जान लिया कि खेती के साथ साथ पशुओं को पालना, और साथ में इनकी विशेषता की बात करें तो इसमें कृषि में फसलों का उत्पादन के साथ साथ पशुओं को पाला जाता है। इस कृषि के लिए अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि भाई जायज बात है, पशुओं को भी पालेंगे, पशु बहुत महंगे आते हैं। इस कृषि में खेतों का आकार ज्यादा बड़ा नहीं होता, मध्यम आकार का होता है। पशु में मुख्य तौर पर गेहूं उगाया जाता है, जई, राई, मक्का, चना वगैरह जो पशु खा लेते हैं अक्सर, उन चीजों को उगाया जाता है। और इसमें क्या है कि यह कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है, जैसे अमेरिका में की जाती है, पश्चिमी यूरोप में और यूरेशिया में, ऐसे इलाकों में बेटा ये मिश्रित कृषि की जाती है। तो आपको समझ में आया होगा मिश्रित कृषि है क्या और इसकी विशेषता क्या है। आसान टॉपिक है, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक जो है वो है तो डेयरी कृषि क्या है और इसकी विशेषताएं। बहुत आसान है। डेयरी कृषि का अर्थ है मतलब ऐसे पशुओं को पालना, यानी दुधारू, जो ऐसे दूध देने वाले पशुओं को पालना ताकि उनके दूध का व्यापार किया जा सके। ऐसे पशुओं को पालना ताकि दूध वाले पशुओं को पालना, कुल मिलाकर के दूध वाले पशुओं को पालना ताकि उनके दूध को बेच करके व्यापार किया जा सके, उसको कहते हैं हम डेयरी कृषि। और भूगोल की भाषा में, सटीक लैंग्वेज में, यानी डेयरी का अर्थ दुधारू पशुओं का वाणिज्य हेतु पालन, यानी दूध देने वाले पशुओं का जो दूध बेचने हेतु जब हम उसे पाल लेते हैं तो वो कहलाता है डेयरी कृषि। आसान है। इसकी विशेषता के बारे में बात करते हैं तो बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है पूंजी की, क्योंकि इसके जो वो होते हैं क्षेत्र होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, साथ में पशु पालने पड़ते हैं, बहुत महंगे आते हैं पशु, तो पैसा बहुत चाहिए। पशुओं के लिए घास चाहिए, चारा, छप्पर, फिर उनके लिए जो है कृषक अच्छे चाहिए, दक्ष, मतलब उस जो पशुओं को पालते हैं उनको देखभाल के लिए लोगों की भी आवश्यकता पड़ती है। फिर इसमें ऐड करना तो वैज्ञानिक मतलब डॉक्टर भी चाहिए होते हैं जो उनका समय समय पर देखभाल कर सकें, उनको बीमारी से बचाने के लिए दवाइयां चाहिए होती है। तो इस प्रकार से इनकी विशेषता है। ये कहां कहां, कनाडा, पश्चिमी यूरोप, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और तस्मानिया। कनाडा, यूरोपीय पश्चिमी यूरोप और दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के तस्मानिया, न्यूजीलैंड मतलब तस्मानिया, इसमें ये थी बेटा विशेषताएं। अगला टॉपिक है भूमध्य सागरीय कृषि से आप क्या समझते हो और इसकी विशेषताएं। तो भूमध्य सागर आपको पता होना चाहिए, जो स्वेज नहर है, स्वेज नहर के ऊपर वाला जो इलाका है वो पूरा भूमध्य सागर है, और उसके आसपास जो खेती की जाती है उसकी बतानी है आपको कि उनकी विशेषता क्या है। तो मैं बता दूं ये भूमध्य सागरीय कृषि क्या है। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के समीप की जाने वाली जो खेती है ना बेटा, वो भूमध्य सागरीय कृषि कहलाती है। और ये जो खेती है बेटा अपने खट्टे फलों के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। यहाँ पर खट्टे फल बहुत ज्यादा उगाए जाते हैं, जैसे मौसमी, संतरा, नींबू, माल्टा। ठीक है, ये सारे के सारे ये जो है भूमध्य सागरीय फसलें हैं। अंगूर भी इसकी बहुत महत्वपूर्ण फसल है। तो आप कह सकते हो कि क्या है भूमध्य सागरीय फसलें, यानी भूमध्य सागरीय इलाकों में की जाने वाली कृषि भूमध्य सागरीय कृषि कहलाती है। ये अपने खट्टे फलों के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है, जैसे नींबू, माल्टा, संतरा, मौसम्बी, किन्नू और इसी प्रकार से अंगूर भी। तो ये है इसकी। अब इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि विस्तृत भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्र जो दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका के ट्यूनीशिया एवं अटलांटिक तक फैले हैं। दक्षिण ये मतलब इलाके बता रहे हैं कि कहां कहां तक जो है विस्तृत जो है वो खेती की जाती है, भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। तो इनको आप एक बार देख लीजिए नाम को कहां कहां से, क्योंकि आपको पता चल जाएगा। एक बार मैप देखोगे, मैप को देख करके इसको उसके आसपास के किसी भी देश का आप नाम आसानी से याद रख सकते हो। इसके बाद इनकी विशेषता क्या, खट्टे फल उगाए जाते हैं। शीत ऋतु में यूरोप अमेरिका की जो फसलें और सब्जी की मांग जो बेटा पूरी होती है ना, वो सब भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से पूरी होती है। तो ये थी इसकी विशेषताएं भूमध्य सागरीय कृषि की, और ज्यादा मुश्किल नहीं था, आसान है। अगला टॉपिक है बाजार के लिए खेती या फिर सब्जी खेती व उद्यान कृषि से आप क्या समझते हैं। यानी
बाजार में बेचने हेतु खेती, तो बाजार में बेचने हेतु की जाने वाली सब्जियां, फसल, पुष्प की जो खेती होती है बेटा, वही कहलाती है सब्जी एवं उद्यान कृषि। नाम से ही इसका अर्थ मिल रहा है। इसकी विशेषता बतानी है तो इसके खेतों के जो आकार होते हैं बेटा सब्जियों के, वो छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि सब्जी जो है वो अगर उगा ली जाए ज्यादा मात्रा में तो उसकी जो वैल्यू होती है, आई मीन उसका जो फसल का जो पैसा होता है वो जल्दी कम हो जाता है, इसलिए जो लोग ज्यादा मात्रा में नहीं उगाते उसको। यातायात के अच्छे साधन वाले इलाकों में उगाए जाते हैं, क्योंकि सुबह जैसे ही काटे टमाटर काटे वैसे ही उसे मंडियों तक पहुंचाना होता है, नहीं तो 2-4 दिनों में खराब। गहन श्रम और पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, पैसा बहुत चाहिए और श्रम भी बहुत लगता है। सिंचाई, कीटनाशक, हरित गृह की आवश्यकता पड़ती है। हरित गृह मतलब ऐसे इलाके जहां पर सर्दी ज्यादा पड़ती है वहां पर ना कांच के घर बना दिए जाते हैं और उन घरों के अंदर जो है फसलें उगाई जाती है। सूरज की रोशनी जब अंदर तो आ जाती है लेकिन उसकी रोशनी बाहर चली जाती है, लेकिन गर्मी बाहर नहीं जाती, तो ऐसे ठंडे इलाकों में भी ऐसी फसलें उगाई जाती हैं, यानी हरित गृह की आवश्यकता पड़ती है। और नॉर्थ वेस्ट यूरोप में उगाया जाता है, यूएसए में इसका, और भूमध्य सागरीय प्रदेशों में सब्जी खेती और उद्यान कृषि की जाती है। आसान था, इसको भी आगे कर लेते हैं। अब कह रहे ट्यूलिप क्या है? ट्यूलिप ये एक प्रकार का फूल है बेटा, नीदरलैंड के क्षेत्रों में उगाया जाता है, जिसको संपूर्ण यूरोप में भेजा जाता है। ये यूरोप के अंदर, याद रखना, यूरोप के अंदर भेजा जाता है। कहां से? नीदरलैंड से। इसके बाद ट्रक कृषि क्या है? तो ट्रक कृषि, सब्जी कृषि को ही हम ट्रक कृषि कहते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है सहकारी कृषि क्या है तथा इसकी विशेषताएं। तो जब कृषक जो होते हैं समूह बना करके कृषि करते हैं और लाभ कमाने के लिए, यानी अपने साथ में जुड़ जाते हैं, वो कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सरकार के साथ मिल करके एक संस्था बना लेते हैं और उस संस्था के माध्यम से कृषि करते हैं, उसको हम कहते हैं सहकारी कृषि। इसकी विशेषताएं क्या होती है बेटा? देखो ये कब की जाती है? जब किसान ऐसे इलाकों में, पिछड़े इलाकों में रहते हैं बेटा, जहां पर वो अपनी मर्जी से या अपने दम पर ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते, तकनीकी का अभाव होता है, सिंचाई की सुविधाएं नहीं होती हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में किसान मिल जाते हैं सरकारों के साथ में, और सरकारों के साथ मिल करके फिर वो क्या करते हैं? सहकारी कृषि। इसकी विशेषता क्या होती है? कृषक जो है सभी रूप से सहायता प्रदान करते हैं सरकार से। इसका आरंभ सबसे पहले डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन और इटली जैसे इलाकों में हुआ था। सबसे अधिक इसको सफलता मिली डेनमार्क में। ठीक है बेटा, याद रखना आपको इसको। अब है सामूहिक कृषि से आप क्या समझते हैं? सामूहिक कृषि का अर्थ संपूर्ण कृषि व्यवस्था पर समाज का, या फिर कहें समाज का पूरे नियंत्रण होना ही सामाजिक कृषि है। आसान शब्दों में समाज द्वारा की जाने वाली कृषि जो है सामूहिक कृषि कहलाती है। इसमें क्या होता है बेटा? देखो, जब लोग होते हैं, जब लोगों को दिखता है कि हम अकेले किसी विशेष प्रकार की मशीन नहीं खरीद सकते हैं या फिर किसी फसल को नहीं उगा सकते हैं, पैसों का अभाव है, तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होकर के सरकार के साथ नहीं मिलते, अपने ही एक समूह बना लेते हैं और समूह के हिसाब से सब लोगों ने मिलकर के एक ट्रैक्टर खरीद लिया। तो आज एक किसान को जरूरत पड़ गई तो उसने उससे ट्रैक्टर मांगा, उसने अपना खेत जोत लिया, कुछ दिनों बाद उस दूसरे किसान को ट्रैक्टर दे दिया, थ्रेसर मशीन। तो ऐसी कृषि जो समूह बना करके की जाती है बच्चों, वो सामूहिक कृषि कहलाती है। इसके बाद इसकी शुरुआत सोवियत संघ में हुई। इसके बाद इसका जो नाम है सोवियत संघ में, याद रखना, खोज कह लो, कोल खोज। इसके बाद यह सभी मिलाकर कृषि का कार्य करते हैं। यहां पर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलें खरीदती है और लाभ सभी को बराबर बांट दिया जाता है। तो ये इसकी विशेषता बच्चों। अगला टॉपिक देख लेते हैं। इसके बाद खनन क्या है? खनन क्या है? इसे प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो खनन का शाब्दिक अर्थ है खुदाई, और इस प्रकार से खुदाई करके पृथ्वी के गर्भ से बहुमूल्य धातु अयस्क बाहर निकालना खनन कहलाता है। और इसको प्रभावित करने वाले कारक बेटा पहला है भौतिक कारक। भौतिक कारक कौन कौन से होते हैं? भौतिक कारकों में किसी क्षेत्र के अंदर खनिज जो होते हैं बेटा, खनिजों की स्थिति डिपेंड करती है, यानी कहीं मौजूद है ना खनिज, तो वहीं पर खनिज या फिर खनन किया जाएगा। जब खनिज ही मौजूद नहीं है किसी इलाके में, तो खनन कैसे किया जा सकता है उस इलाके के अंदर? तो ये पहला कारक है इसको प्रभावित करने वाले में। फिर है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक के अंदर क्या था कि आर्थिक कारकों में खनिज की मांग, तकनीक एवं उपयोग, संरचना के विकास के लिए उपलब्ध पूंजी,
यातायात श्रम का होने पर खर्च, ये सब चीजें शामिल होती हैं इसके अंदर। इसके बाद हम बात करें एक और महत्वपूर्ण टॉपिक की, तो वो है खनन की विधियां। तो धरातलीय खनन, भूमिगत खनन, इसके बाद अगला मतलब ये दो प्रकार के खनन होते हैं, इसके बारे में बात करनी है हमें। तो धरातलीय खनन कौन सा होता है? वह खनन, एक मिनट, हाँ, धरातलीय खनन कौन सा खनन होता है? वह खनन जो धरातल पर रह करके किया जाता है, यानी जमीन के अंदर नहीं घुसा जाता है इसको खनन को करने के लिए। जैसे कोयला निकालने के लिए, हीरा निकालने के लिए लोग जमीन के अंदर जाते हैं, लेकिन धरातलीय खनन जो है ऊपर से ही हो जाता है। तो इसमें फिर है भूमिगत खनन। तो भूमिगत खनन में लोहा जो है वो नीचे से निकाला जाता है, इसके अंदर जो है तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, मजदूर नहीं मिलते हैं, ऐसी समस्याएं यहां पर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इसकी। तो जब खनिज अयस्क धरातल के नीचे गहराई में होता है तब उसे बाहर निकालने के लिए बहुत सारे व्यक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इसे भूमिगत व कूपिक खनन भी कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है? तो महंगा होता है, क्योंकि श्रमिक जो है बाहर जो है नीचे के इसमें श्रमिक जो है बाहर निकालने के लिए लिफ्टें चाहिए होती है, माल ढोने के लिए गाड़ियां चाहिए होती है, इसलिए ये बहुत महंगा हो जाता है। ठीक है। और इसमें जो है भूमिगत खनन जल्दी से प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि ये जोखिम भरा जमीन के अंदर से निकालना पड़ता है। तो ये दो खनिज के प्रकार है बच्चों, एक धरातलीय खनन और एक भूमिगत खनन। अगला टॉपिक देखते हैं। खनिज बहुत महत्वपूर्ण है। खनिज की खोजों की अवस्थाएं, तो तीन, ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग, ये तीन अवस्थाएं हैं खनिजों की खोज की, इनको हम जानते हैं। तो इस प्रकार से आज का चैप्टर यही समाप्त होता है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है इस चैप्टर को लेकर के तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम एक नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।